हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मिले हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल यू। एक अपने न्यू सेशन में जो जैसे कि हम लोग कर रहे थे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री कलेक्ट में, तो लगभग अप्रोक्स हमने 3 टॉपिक को कवर कर लिया था। अब हम आगे आते हैं अपने चौथे यानी फोर्थ टॉपिक। तो फोर्थ टॉपिक है क्षेत्रीय एकीकरण। क्षेत्रीय एकीकरण मतलब जब भारत जब हम उपनिवेश थे अंग्रेज़ों के, तब ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे जहाँ पे उनका प्रत्यक्ष शासन और अप्रत्यक्ष शासन हुआ करता था। और कई क्षेत्रों में भारत उस समय विभक्त था, छोटे राज्य बड़े राज्य में। तो आज़ादी के बाद उनको कैसे एकीकरण किया गया, उसका क्या किस व्यक्ति का योगदान था, ब्रिटिश नीति क्या, ब्रिटिशों ने क्षेत्र एकीकरण के लिए कुछ कदम उठाए थे। आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के पश्चात हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न संदर्भ में और विभिन्न पहलुओं पर इसमें चर्चा भी करेंगे। तो जो ब्रिटिश मतलब क्षेत्रीय एकीकरण था उसको 2 भागों में बैठ कर देखते हैं, मतलब पढ़ कर देखते हैं। एक है रियासतों का विलय, एक है पांडिचेरी और गोवा का विलय। उनके लिए क्या संदर्भ यूज किए गए थे। और जो रियासतों का विलय था हम 2-3 चरणों में देखेंगे। एक 1757 से 1947 तक अंग्रेज की नीति क्या थी, और 1858 से 1948 तक रियासतों में राजनीतिक एकीकरण के बारे में भी। विलय के लिए क्या क्या बाधाएं थी और क्या क्या सहायक बिंदु भी उस समय मौजूद रही। इसका 3 चरणों में विलय हुआ। पहला हम लोग देखते हैं रियासत का विलय, जिसमें हमारी अहम भूमिका रहेगी ब्रिटिश नीति। और ब्रिटिश नीति में 1740 से 1765 भारतीय राज्य की तरह एक राजनीतिक शक्ति बना। जब अंग्रेज भारत आए तो केवल व्यापारिक उद्देश्य से आए थे, लेकिन प्लासी और बक्सर के युद्ध जीतने के पश्चात वो केवल व्यापारिक शक्ति ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक शक्ति भी बन के उभरे, जिसके पश्चात उन्होंने अपना शासन करने के लिए कदम बढ़ाने लगे। और वहीं पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण, तब भी वहाँ पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ही था, लेकिन फिर दूसरी आदि 1765 से 1813 छोटी छोटी नीतियाँ अपनाई, यानी पॉलिसी ऑफ रिंग वॉल्स की पॉलिसी जिसे कहते हैं। ये आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। यहाँ पे बस पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि वहाँ के संदर्भ को यहाँ पे एकजुट करना, ताकि आप उस चीज़ को आसानी से समझ पाएँ। यानी विलेजली की नीति, विलेजली भी 1798 से 1803 तक, फिर 1813 से 1858 तक अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का मतलब है सर्वश्रेष्ठ शक्ति के तौर पर ब्रिटिश नीतियाँ काम करेंगी। इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये थी लॉर्ड वेलेस्ली की नीति। फिर 1858 से 1935 अधीनस्थ संघ की नीति। इसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। जो प्रत्यक्ष नियंत्रण था वो ब्रिटिश प्रांत के पास था, और जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण था वो तो भारतीय राज्य में 1919 के जो अधिनियम 1919 का शासन अधिनियम था, नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। उसमें 1927 में बटला समिति का गठन किया गया। ये सारे अधिनियम और गठन आप मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बखूबी अच्छे से पढ़े होंगे, इसलिए बस मैं वहाँ का रेफरेंस यहाँ पर दे रहा हूँ। तो उसको फिर पूरा विस्तार करने लगे तो हम लोग पहुँचेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। और 1935 से 1947 समान संघ की नीति। फिर 42 में क्रिप्स मिशन, 46 में कैबिनेट मिशन। अब हम लोग देखेंगे रियासतों की जनता क्या कर रही थी उस समय। 1919 से 1947 तक क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जनता जागरूक हुई, असहयोग आंदोलन चला। 1920 में जो प्रजामंडल आयोग का गठन किया गया, 1927 में AISPC का भी गठन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी रियासत की जनता जागरूक हुई और क्षेत्रीय एकीकरण की मांग करने लगी। जो कांग्रेस सम्मेलन था, जो
जो कांग्रेस सम्मेलन था 1920 में, और फिर 1938 1939 में भी कहीं ना कहीं रियासतें की ही बातें बोली गई थी उनके द्वारा। रियासतों के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं आई, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण। भारतीय रियासतें कानूनी तौर पर विभिन्न संघ एवं समझौते के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से बंधी हुई थी। और फिर हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार देसी रियासतों के शासकों के बीच मित्रवत संबंध थे और ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों का उपयोग समय समय राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए भी किया। 1940 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने रियासतों में अलगाववादी स्तर को भी उभारा। रियासतों को दृष्टिकोण देखते हैं, अधिकांश रियासतें के शासक या तो स्वतंत्र रहना चाहते थे या अधिक से अधिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहते थे। जिस संदर्भ में उन्होंने जैसे कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ट्रावनकोर इत्यादि राज्य ये सब स्वतंत्र रहना चाहते थे। एक्चुअली लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, लाइट आ ही नहीं रही है। मुस्लिम लीग या जिन्ना के द्वारा इन रियासतों के स्वतंत्र समर्थन का भी समर्थन किया जा रहा था। जो मार्क्सवादी दल थे, मार्क्सवादी दल भी भारत के कई भागों में विभाजित किए जाने का समर्थन किए जा रहे थे। ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत के बीच में शिक्षा, कानून, शासन, आर्थिक गतिविधियों इत्यादि से संबंधित भी कई अंतर देखे जा रहे थे। देसी रियासतें के विलय की स्थिति के प्रशासनिक जो संस्थाओं का विलय था कैसे होगा, ये भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थीं। क्षेत्रीय एकीकरण के सहायक तत्व देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो देसी रियासतें की जनता थी, राजनीतिक जागरूक के एवं राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ देसी रियासतों की जनता का जुड़ाव 1942 तक आते आते ब्रिटिश भारत देसी रियासतों की जन भागीदारी करना अंतर मुश्किल था। देसी रियासत के राजनीतिक संगठनों के द्वारा भी, जिसमें प्रजामंडल आयोग का गठन किया गया था, भारत के विलय में समर्थन की बात कही उन्होंने। कांग्रेस और जो कांग्रेस थी और अखिल भारतीय प्रजामंडल के संबंध निरंतर प्रगाढ़ होते जा रहे थे। 1939-47 का प्रजामंडल सम्मेलन की अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। कांग्रेस के द्वारा भी आज़ादी के रियासतों की बात की थी, शामिल करने की मांग की जा रही थी। जैसे 1938 में कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा था कि रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं देना है। स्वतंत्रता से पूर्व माउंटबेटन द्वारा भी भारतीय शासकों की से अपील की कि उनका भविष्य भौगोलिक निकटता को देखते हुए भारत एवं पाकिस्तान के विलय में है। अपील कर रियासतों का सकारात्मक प्रभाव दिखा। इसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है 3 चरण में विलय कैसे कैसे। तो 3 चरणों में विलय हम देखते हैं। अब पहला जो चरण है वो जून 1947 से 15 मई 47 का विलय और 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 का पुनर्गठन। ये दोनों जो काल में जो विलय हुए, ये दोनों चरण जिस काल में विलय हुए उसे सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में किए गए थे। 3 जून योजना यानी माउंटबेटन योजना के साथ ये तय हो गया था कि भारत का विभाजन किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 तक भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। कांग्रेसी नेताओं ने भारत के विभाजन को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन अब वह चाहते थे भारत का कोई और विभाजन ना हो, अधिक से अधिक विभाग को भारतीय संघ के साथ बांध कर रखा जाए। 47 तक ही वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासत से संबंधित एक विभाग बनाया गया। इसके सचिव थे बीपी मेनन थे
रियासत के विलय के साथ इस विभाग ने एक विलय पत्र तैयार किया और ये प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय सीमा में स्थिति जो भी थी सभी रियासतों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अर्थात विदेश नीति, रक्षा के क्षेत्र, संचार की जिम्मेदारी भारतीय संघ को सौंप दें। रियासत विभाग के इस हस्ताक्षर पर करने की अपील की गई थी। जो क्या बोलते हैं, जो संघ यानी जो संगठन बनाया गया था उसी संगठन ने सब अपील की कि विलय पत्र पर सिग्नेचर किया जाए और अपने आप को स्वायत्त रखते हुए सूचना, संचार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, विदेश नीति की जिम्मेदारी भारतीय संघ को सौंप दी जाए। अपील के साथ इन नए रियासतों को प्रलोभन दिया गया, जैसे हस्ताक्षर करने की स्थिति में इन्हें पेंशन दिया जाएगा, जिसे प्रीवी पर्स भी बोलते हैं, महल पर अधिकार होगा, कुछ अन्य संपत्ति पर भी अधिकार होगा, अधिकतर उपाधि धारण करने का भी अधिकार होगा, विशेष अवसरों पर बंदूक एवं तोप के सलामी का भी अधिकार होगा। प्रलोभन के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल ने चेतावनी भी दी, यदि 15 अगस्त 1947 से पहले हस्ताक्षर नहीं किया गया भारतीय संघ में तो शर्त कठोर हो सकती है, जनता भी उग्र हो सकती है। ऐसा वल्लभ भाई द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। इससे हम लोग लौह पुरुष बोलते हैं या स्मारक बोलते हैं उनको। आगे भी इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे ही कि उन्हें किस संदर्भ में लौह पुरुष बोला जाएगा, किस संदर्भ में बिस्मार्क बोला जाएगा। कहना कि यूरोप में भी बिस्मार्क की नीति हम लोग देखते हैं। 15 अगस्त 1947 तक अधिकांश रियासत ने इस पर हस्ताक्षर किया। ट्रावनकोर, भोपाल, जोधपुर इत्यादि ने कुछ कठिनाई तो पैदा की लेकिन हस्ताक्षर कर दिए। 3 राज्यों के भारतीय संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। देखते हैं हम लोग कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। जब इन्होंने बोला कि हम लोग अलग आज़ादी ही रहेंगे तो 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा आक्रमण कर दिया गया कश्मीर पे और तभी उसी उपरांत 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय पत्र पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर के और तब हस्ताक्षर हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेज के उस क्षेत्र की रक्षा की। फिर इस तरह से कश्मीर का विलय भारत में हुआ। जूनागढ़ के शासक मोहम्मद खान, वित्त मंत्री थे शहनवाज भुट्टो। जनता आक्रोश थी क्योंकि शासक के विलय पत्र में पाक के साथ किया था और आक्रोश का जो नेतृत्व करते थे वो थे समल दास गांधी जी। फेब 1948 में जनमत संग्रह किया गया और भारत में जूनागढ़ का विलय किया गया। हैदराबाद शासक थे निजाम, स्वतंत्र रहना चाहते थे। हैदराबाद भारत में विलय होना चाहता था। AIM के प्रमुख थे कासिम रिजवी, सांप्रदायिक समूह था इन लोग का। यहाँ पर मार्क्सवादी आंदोलन भी चल रहे थे। नवंबर 47 में हैदराबाद में यथा स्थिति पत्र पर हस्ताक्षर किया और 47 में भारत में विलय हुआ और 1948 में ऑपरेशन पोलो चला और भारत में हैदराबाद का विलय हुआ। हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। अब लोग हम द्वितीय चरण और तृतीय चरण की बात करें तो इस सब पे हम लोग बात करने के लिए एक हम न्यू टॉपिक यानी नया सेशन लाएंगे तो उसमें इन सब की बातें भी की जाएगी। और बताइए आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, क्या आप लोग अपने अचीव के लिए, अपनी मेहनत के लिए डेडिकेशन तो है, क्या क्या संघर्ष है आपका, उस पर ध्यान न देते हुए अपने सपनों का सेव कीजिए। मिलेंगे हम लोग एक न्यू सेशन में। जय हिंद, जय भारत। एक नए अंदाज के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।